Guys, go through last lecture notes. सर रेजोल्यूशन कर रहा है। रेजोल्यूशन किया था। Resolution, ठीक है। Guys, if you recall, we discussed enantiomers, we discussed diastereomers. Now you write epimers and anomers. Write a small note here. सर हम बुकलेट डिस्कशन बाद में कर रहे हैं। नहीं, आज ही करेंगे ना, थोड़ा सा भी देखिएगा। Anomers and epimers. Anomers and epimers both are diastereomers. Epimer is a stereoisomer. Epimer is a stereoisomer that differs in the configuration at one stereogenic center. One stereogenic center. Further लिखिएगा, anomer is that epimer. Anomer is that epimer which differs in the configuration at, यहाँ लिखिएगा, एसिटल और कीटल कार्बन, एसिटल और कीटल कार्बन। Let me give you the examples. देखिए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सब लोग जानते हैं। This is D-glucose. इसका नाम है D-mannose.
guys, now you see, just compare with the D glucose, D mannose में अगर आप देखोगे तो इस वाले कार्बन या ये वाले में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस मिल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं C2 एपीमर, C2 एपीमर। और इसमें देखो आपको फोर्थ कार्बन पे डिफरेंस दिखेगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये आया आपका फोर्थ कार्बन पे डिफरेंस आया, इसको बोलेंगे C4 एपीमर। ठीक है, ये फटाफट कॉपी कर लो आप। और अगर देखोगे तो ये दोनों आपस में कभी ये डायस्टेरियोमर्स है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे यहां से लगाकर यहां तक का सेम है और यहाँ का अलग हो गया, तो वो ऑफ कोर्स डायस्टेरियोमर्स की कैटेगरी में आएंगे। Can I erase this? Yes. Yes, sir. Guys, Abhi, if you recall in tautomerism, we talked about ring chain tautomerism. ठीक है, तो उसमें अगर आप रिकॉल करो तो हम लोगों ने इस रिएक्शन को यूज किया था। मैं पहले तो लिख देता हूँ ये, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये चूज किया, ये यहाँ पर जो OH है, राइट, तो 1 2 3 4 5 ये जो है ये ऐसे अटैक करता था और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाते थे, तो आपको नया स्ट्रक्चर मिलेगा। बाकी मैं नहीं लिख रहा हूं, आई एम जस्ट राइटिंग जितनी जरूरत है। तो ये बेसिकली एक और कायरल कार्बन आया और ऑक्सीजन ऐसे यहां जोड़ दो और यहां CH2OH, ये अभी अभी बना हुआ है राइट में और लेफ्ट में। ठीक है, एक ये वाला है और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी कि ये ऐसा दिखे। ठीक है, ये इस तरह से दिख रहा है। अब ये जो नया देखिए ये पहले से कायरल है, ये सारे कार्बन जो दिख रहे हैं ना नीचे, ये सब पहले से कायरल थे। ये ग्लूकोज का एग्जाम्पल आप कॉपी कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो नया कायरल अभी अभी बना है वो कायरल डेक्स्ट्रो बनेगा कि लेवो बनेगा, तो आंसर है दोनों बनेंगे ना, मतलब उधर का कॉन्फ़िगरेशन की दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये पहले तो ये एक कायरल था, है ना, तीन ही आपके दिख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 तीन ग्रुप्स, तो ये एक कायरल था। कायरल होगा तो दोनों पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो जब ऐसा हो गया ना, तो ये जो एक बन रहा है इसको हमने नाम दिया अल्फा, तो ये नाम हो गया बीटा। इन्हीं को हम बोलते हैं एनोमर्स। एनोमर्स, तो ये जो एसिटल कीटल लिखा है इसको एनोमेरिक कार्बन भी बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। अब ये एसिटल कीटल क्यों बोला? जनरल मैनर में एक्चुअली व्हेन यू राइट रिएक्शन ऑफ एनी एल्डिहाइड और कीटोन विद एल्कोहल, मतलब ऐसा ROH लिख दो, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ऐसे यहाँ OH बन गया, यहाँ पर OR बन गया, इसी को नाम देते हैं एसिटल या हेमी एसिटल इसको बोलते। तो ये इसके बेसिस इसी रिएक्शन का समझ लो ये दिया हुआ है। और अब ये कायरल कार्बन बन रहा है, तो कायरल कार्बन अगर बनेगा
तो उसकी उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। यानी कि केवल इस कार्बन पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो ये जो नए बन रहे हैं इनको हम नाम देते हैं एनोमर्स। तो आप ये भी जरूर लिख देना एनोमेरिक कार्बन, एंड यू राइट दीज टू एग्जांपल्स। और अगर इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाएंगे तो ऐसा दिखेगा, इसको हवॉर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये अल्फा फॉर्म हो गया, इधर बीटा के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस इज ओनली एट फर्स्ट कार्बन। यहां पर देखो डिफरेंस, इसी को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। इसका पूरा नाम लिखेंगे तो यह है अल्फा डी ग्लूको पायरोनोस, और ये है बीटा डी ग्लूको पायरोनोस। कॉपी दिस। Sir, can you repeat once? क्या चीज रिपीट करना है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर। नहीं सर, वो ब्रीफ में स्टार्टिंग का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप रिपीट कर सकते हो, ये एनोमर्स का। एनोमर्स के लिए केवल ये मैंने बताया है कि ये जो जब साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाएगा, OH अटैक करता है इस पे, तो ये कार्बन कायरल हो जाता है, एंड कायरल कार्बन डेक्स्ट्रो लेवो दोनों बनेगा यहाँ पर, तो हम दोनों स्ट्रक्चर्स दिखा देते हैं। तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, इन्हीं को आपस में एनोमर्स कहते हैं। द डिफरेंस इज ओनली एट द, किस चीज का डिफरेंस, कॉन्फ़िगरेशन, ओनली एट दिस कार्बन, जिसको नाम देते हैं एसिटल, कीटल या फिर एनोमेरिक कार्बन। एसिटल तब बोलेंगे जब एल्डिहाइड होगा, और कीटोन होगा तो कीटल बोल देते हैं। और उसके साइकिल स्ट्रक्चर्स मैंने ऐसे बना दिए हैं। ओके सर, थैंक यू। गाइस अगर आपको याद हो, ये वाला स्ट्रक्चर याद है, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? फ्यूरान। फ्यूरान सर, फ्यूरान। फ्यूरान, राइट। उसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है पायरॉन, ये इसीलिए ये उसके नाम पे आया पायरनोस, ठीक है ना। अभी यहीं पर यही काम अगर तुम किसके लिए कर दोगे, फ्रुक्टोज के लिए। फ्रुक्टोज में क्या होता है कि जो कीटोन होता है, तो कीटोन कभी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं हो सकता, राइट, ऐसे बनेगा। तो अभी इसमें 1 2 3 4, और ये जो ऑक्सीजन है O5, मतलब ये अटैक जब करेगा तो आपको 5 मेंबर्ड रिंग मिलेगा, 5 मेंबर। तो ये जो है ना, ये सेकेंड कार्बन है, सेकेंड। तो आपका जो एनोमेरिक कार्बन होगा ना, जिसको आपने लिखा है यहाँ पर एसिटल कीटल, तो ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन होगा। तो या तो फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंस आएगा या फिर सेकेंड कार्बन पे आएगा, ठीक है। कॉपी कर लो। ये सब हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे वापस, बट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं।
Yes, sir. ये भी हो गया। एक अब आप लिखिएगा यहाँ पर एरिथ्रो एंड थ्रियो नोमेनक्लेचर। बहुत आसान है। अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स जो हैं, जैसे आप फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे, जस्ट नोमेनक्लेचर लिखना और कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं। ये अगर आइडेंटिकल ग्रुप जैसे OH दिख रहे हैं सेम साइड हो गए तो इसको एरिथ्रो बोलते हैं। तो अगर कभी ऐसा लिखा हुआ भी मिल जाए तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट एक लिख कर रखिए एग्जाम्पल बस। दिस इज थ्रियो आइसोमर। Yes, sir. हाँ सर हो गया। गाइस आई बिलीव लास्ट लेक्चर मैंने ये शायद नहीं बताया होगा। सिंस मोस्टली वी हैव टॉक्ड अबाउट कायरल कार्बन एटम, वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट कायरल सेंटर्स अदर देन कार्बन। तो बस यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा एक कायरल सेंटर्स। कायरल सेंटर्स तो एक पहला वो तो मालूम ही है, कार्बन वाला केस है ना। कार्बन की चारों ग्रुप्स अगर आपके अलग हो गए तो ये हो जाएगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ आता है एग्जाम्पल एमाइंस। एमाइन वाला एग्जाम्पल। एमाइन में क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये GOC में। कंसीडर कर लेते हैं ऐसा। देखिए कोई भी ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो और ग्रुप सारे अलग अलग होंगे तो वो बेसिकली कायरल सेंटर हो जाएगा ना। कार्बन में टेट्राहेड्रल था, चारों ग्रुप्स अलग अलग थे तो कायरल हो गया। सो आइडियली दिस नाइट्रोजन शुड बी कायरल, है ना। ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था। इसके सारे ग्रुप्स अलग अलग हैं, ठीक, टेट्राहेड्रल भी है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो ये एमाइंस है ना, ये एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेकर के इन्वर्ट हो जाते हैं ऐसे, तो एमाइन इन्वर्जन हो जाता है। एंड दिस एमाइन इन्वर्जन दिस अकर्स वाया प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। तो नाइट्रोजन प्लेन में चला गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसी आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपने ग्रुप्स कौन कौन से लगा रखे हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये इनेंशियोमेरिज्म शो नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ ये इन्वर्जन, ड्यू टू एमाइन इन्वर्जन। एमाइन इन्वर्जन ये सब हमने पढ़ा हुआ है ना। तो ये होता है वाया sp2 ट्रांजिशन स्टेट, क्लीनर होता है। ये भी आप अच्छे से लिख लेना। यहीं पर मान लीजिए ऐसा हो जाए, आप क्या करो, क्वार्टरनरी एमाइन कर लो। क्वार्टरनरी का मतलब हो जाएगा उसके ऊपर प्लस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा तो अब उसके चार ग्रुप्स तुम्हें दिखाने पड़ेंगे। इधर CH3 कर देते हैं, लेट अस इधर C2H5, इसके ऊपर प्लस है, यहाँ एक डबल बॉन्ड डाल दो। सो नाउ दिस इज कायरल, ये कायरल। सर हम्म सर अगर अमाइन इन्वर्जन के दौरान वो प्लेनर शेप में भी आ जाता है, बट उसका जो प्लेनर शेप का मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोसिबल है ना।
सकते, क्योंकि तीनों पॉसिबल ही डिफरेंट। नहीं है बेटा, प्लेनर का मतलब ही सुपर इम्पोजिबल है। इसीलिए तो हमने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पढ़ी थी कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, प्लेन है वो तो हमेशा सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा, उठाकर रख दोगे कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। प्लेन ऑफ यस सर, सिमेट्री का मतलब ही समझा। ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ गया ना उसके अंदर। यस सर, समझा। कैन आई रिमूव दिस नाउ यस सर। गाइस? इसी तरह से दूसरे भी सेंटर्स हो सकते हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट फॉस्फोरस सेंटर, सल्फर सेंटर, इसी तरह से बात कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के लिए। जैसे मान लीजिए फॉस्फेट आयन, एक एग्जांपल लिख देते हैं, फॉस्फेट आयन। तो भाई ये फॉस्फोरस है, डबल बॉन्ड है, ओ माइनस इधर 16 डाल दिया, इधर 17 डाल दिया, इधर हुआ, तो ये अपने लिए कायरल हो गया, फॉस्फोरस कायरल सेंटर हो गया। इसी तरह से एस्टर्स होते हैं, फॉस्फोरस वाले एस्टर्स। इधर एग्जांपल देखो मैं लिख देता हूँ, ये भी कायरल सेंटर हो गया, इसको भी कॉपी कर लो। डन सर।
Quick answer. वेरी गुड, बड़ा बड़ा आंसर दे दिया। चल डिस्कस कर लेते हैं गाइस। इसमें तो 6 आंसर है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें इनफाइनाइट है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 1। देख लो आप अपने आंसर्स, चेक कर लो। गाइस इसमें तो बहुत आसान है। यू कैन सिलेक्ट एनी प्लेन बाइसेक्टिंग ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। तो ऐसे आप मतलब 2 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, तो आप सीधे सीधे 4C2 करके निकाल सकते हो, है ना। 4 हाइड्रोजन थे। इसमें सारे ग्रुप्स डिफरेंट होगा, आप किसी के बीच से कट करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो 0 हो गया। इसमें केवल एक पॉसिबिलिटी है जिसमें एच एच देखो ना, ये तो यही जब वो मिरर इमेज की तरह रहेंगे तो ही पॉसिबल है, और बाकी सब में नहीं। तो ऐसा प्लेन सिलेक्ट करना है जो इनसे पास कर जाए और इनको मिरर इमेजेस की तरह ट्रीट करे। इसमें तो ये तो लीनियर है, तो इसमें चाहे जैसा भी आप प्लेन बना लो, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। इसमें क्या क्या पॉसिबल है, इसमें आप हॉरिजॉन्टल ले सकते हो, आप वर्टिकल ले सकते हो। वर्टिकल 2 टाइप के इस तरह से उठाकर ले सकते हो। तो इसमें आप क्या बोलते हैं, अच्छा इसमें 4 नहीं 3 बनना चाहिए, इसका मतलब इसमें 3 लिख दो आप, है ना। एक तो हॉरिजॉन्टल वाला आ जाएगा, एक वर्टिकल जो इस तरह से आएगा, और एक वर्टिकल जो इस तरह से आएगा, है ना। सो इसमें 3 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री बनेगा। ये वाला परफेक्ट है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें ये सब साइड सेम है ना, इसकी वजह से। अब इसमें क्या है, तुम कैसा भी प्लेन करोगे तो ये ग्रुप जब तक सेम नहीं होंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा ही नहीं। तो बस इसको भी कॉपी कर लो आप लोग। अच्छा इस वाले में देखो, याद रखना किसी चेयर फॉर्म, जब चेयर फॉर्म दे दे आपको ना, तो ये वाला ग्रुप और ये आइडेंटिकल होना चाहिए, ये और ये एक जैसा होना चाहिए, और ये ऐसा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्लेन ऐसा लेंगे जो इस अगर मैं नंबर दे दूं, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 और 4 से कट करता हुआ जो प्लेन जा रहा होगा ना, वो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ दे देगा। समझे ना। तो ये है। अब इसी तरह से इसमें भी आप दे सकते हो, मतलब नंबरिंग अगर कर लो इधर, तो इट्स लाइक 1 2 3 4 5 6। तो ये जो सेकंड और फिफ्थ कार्बन है C2 एंड C5, इनसे पास करता हुआ आप देंगे तो ये और ये एक जैसे हो जाएंगे। कॉपी कर लो। चलिए सो गाइस ये हो गया। अब इसके बाद अगर ध्यान से देखो, इट्स लाइक 2 चेयर अटैच कर दी।
एक ये ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है और फिर ये कनेक्ट किया। तो इस ये नाम इसका लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि 4 ग्रुप्स इसमें मैंने डिफरेंट लगा दिए, है ना, तो एक स्ट्रक्चर और बना देता हूं मैं। ऐसा, लेट अस से मैंने यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया CH3, इधर मैंने लगा दिया H, इधर मैंने लगा दिया Br, इधर मैंने लगा दिया COH, ठीक है। तो एडमेंट मॉलिक्यूल है, आई हैव 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, ये ब्रिजहेड पे देखो, ये एक ब्रिजहेड है, ये एक ब्रिजहेड है, ये एक ब्रिजहेड है और एक ये ब्रिजहेड है। ब्रिजहेड पे तुमने ये 4 सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, सारे अलग अलग, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अब अगर तुम रिकॉल करो तो 4 अगर कायरल सेंटर्स हैं, है ना, 4 अगर कायरल सेंटर्स हैं तो आइडियली, और ये सॉरी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो हम लोग स्टीरियो सेंटर्स का फॉर्मूला क्या सॉरी स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 2n, तो 4, मतलब आंसर होना चाहिए 16 इसके स्टीरियो आइसोमर्स बनने चाहिए, बट ये सब गलत है। इसका जो है केवल 2 ही बनता है। तो उसमें हम बोलते हैं कि रिजिड स्ट्रक्चर है, इसके जो है डायस्टीरियोमर्स पॉसिबल नहीं होंगे, केवल ये और इसका मिरर इमेज, बस 2 ही एग्जिस्ट करेंगे, नो डायस्टीरियोमर्स, नो डायस्टीरियोमर्स बिकॉज ऑफ द रिजिड स्ट्रक्चर। गाइस याद रखना, मान लीजिए कि आपके पास जो है लेटर से 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल स्टीरियोआइसोमर्स है। तो किसी भी मॉलिक्यूल, किसी के लिए भी जो है एक इनेंशियोमर होगा उसका, और बाकी जो होंगे 8 वो डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। सीधे सीधे ऐसे आंसर निकलता है। 10 स्टीरियोआइसोमर्स दिए तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए एक उसका इनेंशियोमर होगा एंड रिमेनिंग जो 8 होंगे वो डायस्टीरियोमर्स होंगे। तो ऐसे क्विक आंसर आप निकाल सकते हैं। तो कितने भी आपको दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये स्पेशल एग्जांपल मैंने लिख दिया, जहां पर बिकॉज ऑफ रिजिड स्ट्रक्चर नो डायस्टीरियोमर्स पॉसिबल, that is why every time when question comes write the total number of stereoisomers, your answer will be 2. एक और फेमस एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर ऐसा, अब जैसे मान लीजिए कि उसने ऐसा दे दिया आपको, ये है ना, ये दे दिया, तो इसके लिए भी 2 ही पॉसिबल है, ओनली टू स्टीरियोइसोमर्स पॉसिबल है। यहाँ पर भी वो पॉसिबल नहीं है कि आप वहां पर लिख दें डायस्टीरियोमर्स। तो ये 2 एग्जांपल आप कॉपी कर लें, ये अच्छे एग्जांपल्स हैं। If question comes total number of stereoisomers, so in this case we don't count, इसमें हम बोलते हैं एक ही स्टीरियो सेंटर है, that is the central one, एक ही स्टीरियो सेंटर मान करके आंसर 2 लिख देते हैं। थेरेटिकली तो 4 दिख रहे हैं। Done? No, sir. 1 minute. सर आप ये 10 वाला एक्सप्लेन कर सकते हो जो लेफ्ट साइड में आपने बनाया है? ये वाला, ये केवल नंबर निकालने के लिए। मान लीजिए कि तुम्हारे पास टोटल स्टीरियोआइसोमर्स 10 आ गए, है ना, तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए एक उसका इनेंशियोमर होगा,
में एक ही तो मिरर इमेज होगा, एक से ज्यादा मिरर इमेज थोड़ी ना हो सकती। एक इनएंशियोमर्स हो गया, एक इनएंशियोमर हो गया, बाकी जो 8 बच गए 8 वो डायस्टेरियोमर्स होंगे। ऐसा आप मान लीजिए 12 होता तो 12 में एक तो मॉलिक्यूल हो गया, एक उसका इनएंशियोमर हो गया, कितने बच गए 10 बच गए, तो 10 इसके डायस्टेरियोमर्स होंगे। ऐसे लिखा जाता है आंसर। ओके सर। चलिए, कैन आई रिमूव दिस? यस सर। कैम्फर का भी चाहिए तो आप ड्रॉ कर लो। वेरी गुड, अक्षत ने फटाफट आंसर दे दिया। बाकी लोग भी आंसर तो भाई। वेरी गुड विशाल।
चलिए डिस्कस कर लेते हैं अभी। देखिए आंसर तो मैं लिख देता हूं। इसके लिए आंसर है 8, इसके लिए आंसर है 4, इसके लिए आंसर है 2, इसके लिए आंसर है 0। Anyone with these answers? देखिए गाइस, ये मैंने जानबूझ के टेढ़े मेढ़े से एग्जाम्पल इसलिए लिखे बिकॉज नाउ यू कैन, बिकॉज यू नो that the same molecule can exhibit geometrical isomerism as well as optical isomerism। तो आपको साइड्स बहुत फाइंड आउट करनी होंगी। जैसे इसमें देखो आप, इसमें आप देखो तो बिकॉज काइरल सेंटर्स भी तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास ज्योमेट्रिकल वाले भी साइट्स होंगे, वो सब मिलाकर के ही बोला जाएगा। और ये क्यूमुलेटेड वाले को लेकर के बड़ा केयरफुल होना होता है, क्यूमुलेटेड वाले, राइट। बिकॉज क्यूमुलेटेड वाले में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाता है। जब 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं, 3 डबल बॉन्ड्स होंगे तो वो ज्योमेट्रिकल वाले उसमें फॉल कर जाएगा। तो यहाँ पर केयरफुल रहना। तो हम लोग जब साइट काउंट करेंगे तो ये भी हमारे लिए एक साइट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर देखो तो एक तो ये काइरल सेंटर हो गया, है ना, एक ये काइरल सेंटर हो गया। ये काइरल से आप ज्योमेट्रिकल वाला भी साइट आप सोच सकते हो, है ना। तो क्योंकि ये इसको आप काइरल बोलो या रहने वाला, वो 2 ही रहने वाला, उससे वो ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब तुम इसके रिस्पेक्ट में देखोगे ना, तो ये फिर ये मिलाकर के भी एक साइट तुमको दिखा सकता है ये, राइट। तो अब जब ये पूरा कंसीडर कर दोगे तो ये तुम्हारे लिए अब तीसरी साइट हो जाएगी, बिकॉज ये क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स की वजह से। तो मेरे लिए यहाँ पर n का वैल्यू 3 हो जाएगा। सो द फॉर्मूला 2⁻³ विल बी एप्लीकेबल हियर, और आंसर 8 हो जाएगा। यही चीज जब तुम यहाँ जाओगे तो एक देखो ये बॉन्ड हट गया ना यहाँ से, तो ये केवल एक इधर बचा, एक ये बचा, और फिर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, है ना, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 2 वाला केस, और अनसिमेट्रिकल है, इसलिए सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, कोई टेंशन ही नहीं लेना है। तो ये 4 हो जाएगा इस तरह से, राइट। इस वाले में देखो कायरल सेंटर नहीं बना, कायरल सेंटर नहीं बना। अब ये केवल कैसा साइट होगा अपने लिए, ये पूरा एक साइट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो बस एक ये दिखा देंगे तो 2⁻1 वाला केस बन जाएगा, और ये तुम्हारा 2 बन जाएगा। इस वाले में फिर वो भी नहीं बचा, क्योंकि अब यहाँ पर HH बच रहा है, तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं है आपके पास, इसीलिए ये तो 2 क्या बचा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, एक ही बनेगा। 0 इसलिए लिखा था, इसका कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं, ये तो एग्जिस्ट करेगा, इसका कोई दूसरा स्टीरियो आइसोमर नहीं, ऐसा है। कॉपी कर लो इसको। नाउ ओपन योर बुकलेट। सर आप फर्स्ट वाला समझा सकते हो वापस? फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले में बोला ना, यहाँ पर देखो ना, जो हाँ, जैसे यहाँ पर एक मिथाइल था और एक H था, तो ये डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए थे ना। जैसे यहाँ मिथाइल आप लिख दो और एक H, और यहाँ H और COH है, पर यहाँ तो HH हो गया ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक्सचेंज भी कर दोगे, इट डज नॉट मैटर, वो सब वही रहने वाला है, इसलिए 0। ओके सर। सर Guys, थर्ड वाले now में open your स्टीरियो book। सेंटर से किसी ने कुछ बोला अभी? थर्ड वाले में आप समझा सकते हो फिर से? थर्ड वाले में तो देखो ना, ये एक मेरे लिए साइट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक वो मिथाइल है, सेकंड है इधर का ग्रुप अलग है, इधर ग्रुप अलग लगा हुआ है, तो एक ये साइट हो गई, एक सर, ये वो मेरे लिए सेकंड साइट वाला हो है। गई। हाँ सॉरी, थर्ड वाला आप ये बोला। हाँ, तो इस वाले में क्या है, क्योंकि काइरल साइट तो ऐसे दिख नहीं रही है सर, केवल क्यूमुलेटेड वे में आप देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये, और एक H लगा हुआ है, तो ये CH3 और H है, यहाँ पर H और COH है, तो डिफरेंट ग्रुप से एक हमारे लिए पूरी एक साइट बन जाएगी। तो इसीलिए वो 2⁻n1 वाला केस बन गया, ठीक है ना। जैसे ही इसके अंदर कोई और भी साइट आ जाएगी, वो भी काउंट कर लेंगे हम लोग। समझ गया। चलिए गाइस, अब आप बुकलेट निकालिए। होम असाइनमेंट नंबर 4। हाँ सर, 18th वाला। 18th क्वेश्चन, 10th आ गया।
सर डाउट है। 10th में? हाँ सर, टेंथ में डाउट है। 10th तो बहुत आसान है वैसे। याद रखना, इफ क्वेश्चन टॉक्स अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू, तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओनली बाय एक्सपेरिमेंट वी कैन फाइंड। लेकिन एक ये रहता है कि मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, लेट अस से ए दिया है, यहाँ पर तुम्हारा बी लिखा है, या कुछ ऐसे ही डाल दो CHO। तो अगर मैं ये दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, है ना, इधर AB कर दिया, इधर BA कर दिया, इधर CHO। अगर इसके लिए कोई ऑप्टिकल रोटेशन है, मान लीजिए इसके लिए ऑप्टिकल रोटेशन उसने दे दिया है +36, है ना, तो मैं ये प्रूव कर दूंगा कि दिस वन इज इन एंशोमर। आई विल प्रूव दैट दिस इज इन एंशोमर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा -36 डिग्री। बस इतना ही तुम निकाल सकते हो, इसके अलावा नहीं। हाँ, अगर तुमने समहाउ ये प्रूव कर दिया कि जिसके लिए पूछा गया है वो मेसो कंपाउंड है, तो तुम्हें कुछ भी वो और दे दे, इसका आंसर तो 0 ही डिग्री होगा। नहीं समझे? तो केवल दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक यू प्रूव इनेंशियोमर और यू प्रूव मेसो कंपाउंड। इनेंशियोमर में मैग्नीट्यूड सेम, आप केवल साइन चेंज कर दो, एंड मेसो में कुछ किए बगैर 0 डिग्री लिख सकते हो। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड वेदर गिवन इज इनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर और मेसो। केयरफुल रहना है स्पेशली मेसो के लिए, तब जाके आप 0 लिखोगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्चुअली जब तुम जो गिवन कंपाउंड है उसमें एक्सचेंज करोगे कार्बन एटम्स का इधर उधर, और वर्टिकल लाइन में कार्बन डाल दोगे ना, दो एक्सचेंज करके, तो तुम्हें ये मिलेगा। दो एक्सचेंज करके डाल दोगे, Cl नीचे लिख कर आए, फिर Cl इधर ले आएंगे, ऐसा, तो ये मेसो मिल गया। ऊपर वाले में दो एक्सचेंज कर दो तो मेसो आ जाएगा। समझ गए सब लोग? यस Any confusion? No. Now somebody asked question number 18, right? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 18 में they have given a molecule CH3 CH double bond CH CH CH3 CHO। इसका रिएक्शन NH2OH के साथ करा दिया। ठीक है, इफ यू रिकॉल हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टाइम पर स्टडी किया था, ये इसकी रिएक्शन है NH2OH के साथ, तो हमने जुगाड़ एक लिखा था, इसका O और इसके दो हाइड्रोजन एटम्स हटा दो, तो ये बन जाता है ऐसा, है ना। तो फिर इसमें हमने सिन एंटी भी लिखा था, सिन एंटी। इसका मतलब है कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, और उसके दो आंसर होते हैं, मतलब दो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, राइट। तो इसमें भी प्रोडक्ट वही बना दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3, और इधर CH डबल बॉन्ड NOH। ठीक से लिख लेना आप, डबल बॉन्ड NOH। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, इसके पास और भी साइट्स है ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की साइट है, ये एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की साइट है, राइट। और एक नया साइट अभी अभी क्रिएट हुआ है, तो 1 2 3, तो अगर 3 साइट्स ले लोगे और मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, तो स्ट्रेट फॉर्मूला बनता है 2 to the power 3 is equal to 8। बट क्या आप समझ में आया इतनी चीज जो मैंने अभी तक बताई? एनी डाउट? हाँ सर। बट आप देखो, मैंने जो यहाँ रिएक्टेंट लिखा है और जो रिएक्टेंट तुम्हें दिया हुआ है उसमें डिफरेंस है। रिएक्टेंट जो दे दिया है उसमें उसने आपको कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर दिया, मतलब इसका ट्रांस दिया हुआ है। और जो ऑप्टिकल वाला भी है उसका उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन बना कर दिया है, डिजाइन देखो बना कर दिया है, इसका भी बना कर दिया है। यानी कि यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ दीज टू। दोबारा मैं बोल रहा हूं, मैंने जो लिखा है रिएक्टेंट उसमें मैंने कॉन्फ़िगरेशंस बनाए नहीं है। आई डिड नॉट से कि ये डेक्स्ट्रो है और ये ट्रांस है, मैंने कुछ नहीं बनाया। तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा उसमें मैं इन साइड्स को भी काउंट करूंगा।
तो मेरे टोटल आ जाएंगे। लेकिन अगर उसने ये साइट के लिए बनाकर दे दिया है कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका तुम चेंज नहीं कर सकते, और केवल इसके लिए जब नया कॉन्फ़िगरेशन आया तो वो 2 आंसर लेकर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आइडियली आंसर 2 होना चाहिए 18th क्वेश्चन टाइप के लिए, बिकॉज इन द रिएक्टेंट्स दे हैव गिवन द कॉन्फ़िगरेशन, बट पीछे आंसर इसमें 8 दिया है। तो मिस्टेक यही वाली है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि इनके कॉन्फ़िगरेशंस नहीं दिए हुए इनिशियली, ना तो ये सिस ट्रांस बना कर दिया, ना इसको डेक्स्ट्रो लेवो, तब आपका आंसर 2 to the power 3 8 हो जाएगा। कॉपी दिस। सर क्वेश्चन 16। ये तो बहुत आसान है। नहीं सर, वही डाउट था कि न्यूमैन प्रोजेक्शन को हम फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ सर, एक बार अगर आप देख लेते हैं। गाइस लुक हियर, कन्वर्जन, इसको अच्छे से देखना, बिकॉज दीज थिंग्स यू विल नॉट फाइंड इन बुक। ये सीधे सीधे एक जुगाड़ टाइप में आप यूज करते हैं। देखिए, वेदर इट इज, आप इसमें आप कुछ भी लिख दें, आप ऐसे लिखो, सॉ हॉर्स टू न्यूमैन, और न्यूमैन टू सॉ हॉर्स, और इन दोनों से फिशर। ठीक है, सब बहुत आसान है। देखो इधर, ये एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूं, लाइक हियर इफ आई राइट एच, इधर मैं बना देता हूं लाइक CH3 बना देता हूं, इधर मैं बना देता हूं COH, है ना। फिर इधर बना देता हूं H बना देता हूं, इधर बना देता हूं CH3 बना देता हूं, इधर COH बना देता हूं। या इसको और अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया मैंने। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर H बना देते हैं, ये यहाँ पर CH3 ड्रॉ कर देते हैं, और इधर बना देते हैं CO। गाइस ये सब टेढ़ा मेढ़ा मेरे से बन रहा है, बट आप ये मत सोचिएगा आपको एग्जाम में अच्छे से बनाकर वो देगा। केवल ये दिखाना, मैं ये दिखा रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आपको क्लियर होना चाहिए। मेरे लिए लेफ्ट है, ये मेरे लिए राइट है, ये मेरे लिए डाउन है, ठीक है। ये मेरे लिए लेफ्ट है, ये मेरे लिए राइट है, ये नहीं सॉरी, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये डाउन है। सबको क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? हाँ सर। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब आप इमेजिन करिए कि आपने यहां से टॉर्च डाली, ठीक है ना। अभी टॉर्च डालोगे ना, तो फिर क्या होगा, टॉर्च डालोगे तो सारे जो बॉन्ड्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे, सारे बॉन्ड्स ओपन हो जाएंगे। तो जो बॉन्ड नीचे की तरफ जा रहा था वो स्ट्रेट हो जाएगा, जो लेफ्ट की जा रहा था वो लेफ्ट में दिखेगा, जो राइट जा रहा था वो राइट में दिखेगा। ये पूरा ऐसे ओपन हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस में तो बोलो यार। नो सर, नो। बोलोगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा क्या क्या आप कहना चाहते हो। इधर आया, राइट वाला है तो CH3, और ये डाउन वाले को H यहाँ लिख दिया। गाइस ये बन गया फिशर प्रोजेक्शन। सेकेंड्स में आंसर आता है, इसको सीधा कर लो आप। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, ऐसा भी हो सकता है कि आपको, क्योंकि ये जो COH वाले हैं ना, ये मेन चेन यहाँ दिखना चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको ऐसा एक इंटरचेंज करके दे दे। तो इंटरचेंज 2 होने चाहिए, तो COH में इधर लगाऊंगा लेकिन H यहाँ नहीं लगाऊंगा, H इधर लगा दूंगा।
सो मेरा एक्चुअल स्ट्रक्चर ये हो जाएगा ऐसा। उसी तरह से यहाँ पर COH ले आओ, COH यहाँ पर लाओगे, फिर यहाँ पर तुम्हारा H नहीं जाएगा, H यहाँ आ जाएगा ऐसा। वैसे नहीं भी करोगे चलेगा, वो तो मैंने ऐसे ही दिखा दी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, sawhorse must be eclipsed, यानी कि when you want to convert sawhorse projection into Fisher projection, you have to keep your sawhorse projection in eclipsed manner, right? ये हो गया कन्वर्जन। तो अगर कभी वो ना हो तो आप उसको रोटेट कर दो। मान लीजिए कि ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये ऊपर दिया हुआ है, ये नीचे दिया हुआ है, ये मान लीजिए दिया हुआ है, मैंने यहाँ डाउन कर दिया, इसको अप कर दिया, और ये लेफ्ट राइट दे दिया ऐसा, लेफ्ट राइट, इधर भी लेफ्ट राइट ऐसे दे दिया है ना। तो मैं इसको पहले नीचे करूंगा, मतलब इसको रोटेट कर दो, और रोटेशन अलाउड है, फ्री रोटेशन होता है, तो ये फिर ऐसा दिखना चालू हो जाएगा। तो ये नीचे की तरफ आना जरूरी है, ये दोनों ऐसे डाउन डाउन करके आपको लिख देने हैं, राइट। दूसरी चीज, इफ दे गिव यू न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन से सबसे पहले तुमको बना देना है sawhorse। पहले sawhorse बनाओ। तो sawhorse बनाने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं करना, इन दोनों को खींच दो। खींच दो मतलब ऐसे कर दो, ऐसे कर दोगे, फिर आप स्ट्रक्चर बना लो। इधर N आ जाएगा, इधर M आ जाएगा, इधर P आ जाएगा, और पीछे वाले में देखो ये नीचे की तरफ Z है, लेफ्ट की तरफ X है, और इधर Y है। अब क्या करोगे तुम, क्योंकि हमको एक्लिप्स चाहिए होगा, तो इस N वाले को नीचे ले जाना है, तो इसको घुमा दो। घुमा दोगे तो P उधर चला जाएगा, N इधर, M इधर आ जाएगा, N नीचे आ जाएगा। तो बहुत आसान है सब, ये सब ड्रॉ करना, इसको कॉपी करो। इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्ट्रक्चर sawhorse मस्ट बी इन एक्लिप्स फॉर्म। Done? So 1 minute. हो गया? यस सर। हाँ सर। ये भी आप ड्रॉ कर लेना कि हाउ टू कन्वर्ट न्यूमैन प्रोजेक्शन इनटू फिशर प्रोजेक्शन, है ना। जस्ट स्ट्रेच दीज टू, ये कार्बन को खाली खींच दो, ऐसे सीधे सीधे खींच दो बस। जो जैसा बॉन्ड बना है वैसा ड्रॉ कर लो। उसके बाद इफ यू वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू फिशर, देन यू हैव टू रोटेट दैट कार्बन जिसका भी ग्रुप ऊपर की तरफ, अपर वाले को नीचे लाना। अगर दोनों अपर मिल जाते हैं दोनों को ले आना नीचे। चलिए नेक्स्ट, विच क्वेश्चन यू वांट? क्योंकि 13 क्वेश्चन वाले हमने बहुत सारे किए हुए हैं। आपको क्योंकि रिलेशन फाइंड आउट करना है ना, वो चालाक है। देखो उसने क्या किया है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो दो कायरल साइट्स हैं, ये वाली और ये वाली इसी तरह एक दूसरा कंपाउंड में भी दिया हुआ है ऐसा। तो आपको करना क्या है कि आप उसी कार्बन के रिस्पेक्ट में इंटरचेंजेस देख लो।
इंटरचेंजेस कर लो और कुछ नहीं दिमाग लगाना है। लेट अस से यहाँ अगर आर होता, यहाँ पर आर होता और यहाँ इंटरचेंजेस चेक किए मैंने, तो इंटरचेंजेस अगर ऑड नंबर हो गया, एक ही इंटरचेंज, तो आर से एस हो गया। ये भी अगर एक इंटरचेंज आर से एस हो गया, आर आर गिविंग एस एस, तो इनएंशियोमर्स। इसी तरह बी वाले में, सी वाला तो एनोमर्स है, एनोमर्स डायस्टेरियोमर्स आज ही पढ़ा है हमने, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी। एनी डाउट? और बताइए सर HA1 क्वेश्चन 29 ऑफ क्वेश्चन का मतलब समझा सकते हो क्या? HA4 का नहीं, HA1 का सर, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ही है, बट उन्होंने फर्स्ट एक्सरसाइज में डाल दिया। अच्छा 29 ये which of the following ketones racemizes in aqueous solution containing some acidic or basic impurity? बहुत आसान है। देखिए 29 क्वेश्चन, वो कहता है कि किसमें रेसेमाइजेशन, मतलब रेसेमाइजेशन तो तभी होगा ना जब कोई कार्बन कायरल होगा, उसका डेक्स्ट्रो लेवो दोनों साथ में एग्जिस्ट करे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमारा जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, वो टॉटोमेरिज्म में जाता है। तो ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, यही कार्बन जो है, अभी चारों बॉन्ड्स अलग अलग दिखेंगे, फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब वो डबल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, और पहले क्या है sp3। फिर जब ये वापसी करेगा तो फिर से इसके पास जो है टेट्राहेड्रल वाला केस आ जाएगा। यानी पहले ये मान लीजिए कायरल है, फिर ये बनेगा डबल बॉन्ड, यानी ये हो जाएगा एकायरल, फिर ये बन जाएगा वापस जब अपना नॉर्मल कीटोन वाला, फिर से वही अल्फा कार्बन कायरल बन जाएगा, फिर से ये कायरल बन गया। यानी कि पहले भी कायरल था, बाद में भी कायरल है, और पहले भी कायरल, बीच में एकायरल, बाद में कायरल बना। तो जब पहले कायरल था तो पहले मान लो ये डेक्स्ट्रो दिया है, लेकिन जब एक बार ये एनॉल बन गया, ये एनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी लूज कर दी, अब जब वापस ये बनेगा तब ये डेक्स्ट्रो नहीं बनेगा, तब ये डेक्स्ट्रो एंड लेवो दोनों बनेगा, क्योंकि भाई ये तो एक कायरल था ना। एक कायरल जब कन्वर्ट होगा कायरल में तो उसके पास दोनों चांसेस है 50-50 के। तो अब मान लीजिए कोई भी इसमें ग्रुप आएगा, ऊपर से भी लग सकता है, नीचे से भी ग्रुप अटैच हो सकता है डबल बॉन्ड का प्लेनर स्ट्रक्चर में, तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वही वाला आपको ये कार्बन चूज करना है अल्फा का, जो जिसमें ये अल्फा कार्बन कायरल हो। तो जब पहले तो ऑप्शन ए देखो, CH2 CH3 दोनों तरफ अल्फा अल्फा नहीं हो सकता, बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा बिकॉज उसमें अल्फा कार्बन कायरल है। सी वाले में अल्फा कार्बन कायरल कायरल है लेकिन H नहीं है, कार्बन तो कायरल बड़ा H ही नहीं है, तो कैसे टॉटोमेरिज्म करेगा? तो बी इज द करेक्ट आंसर। सर फिर वो सम एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटीज से क्या इंप्लाई करना चाहते हैं? अरे वो तो कैटलिस्ट है रे, तो तेरा प्रोसेस थोड़ी ना अच्छा, बदलता है, कैटलिस्ट खाली रेट बढ़ाने के लिए रहता है। अच्छा ओके। हमने आइसोमेरिज्म के टाइम पे, टॉटोमेरिज्म के टाइम पे एसिड बेस कैटलिस्ट लिखा हुआ है, पढ़ना नोट्स में। हाँ सर। चलिए और बताइए, गेट इक्विप में जाते हैं, सॉरी विंडो में जाते हैं पहले। बताइए विंडो में एनी डाउट? बाकी क्वेश्चंस किए नहीं है क्या आप लोगों ने? 25th वाला डाउट है किस एक्सरसाइज में? सर, विंडो टू चाहिए नहीं, 25th वाला। 25th, the maximum number of isomers that are possible on monochlorination of this. अरे भाई 25th क्वेश्चन तुम्हें डाउट है तो 15th क्वेश्चन आया क्या? That is why I'm saying 15th is very good question. 15th और 25th नहीं सर, 15 अभी भी अटेम्प्ट करा था नहीं। सब लोग एक बार अटेम्प्ट कर लो, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 25। हाँ सर, 15 किया था अटेम्प्ट। आ गया था? हाँ सर, मतलब वो कहना ये चाहता है ना कि स्टार्ट में यू हैव टू कंसीडर ऑल आइसोमर्स और फिर बाद में यू विल हैव टू इग्नोर स्टीरियो आइसोमर्स ना। तो फिर कैसे आएगा? एज एन ऑप्टिकल आइसोमर, सॉरी, मतलब
लियो और डेक्स्ट्रो को फिर एक ही गिनना है। हाँ, ये अभी तुमने सही बोला कि तो इनैंशोमर्स ये consider को two सेपरेट नहीं कर पाते, इसलिए वो एक ही काउंट होगा। हाँ सर। वेरी गुड, ये तुमने एकदम दिमाग सही लगाया। तो 25th क्वेश्चन में भी सबसे पहले तो वही स्टाइल करनी है। मैं 25th क्वेश्चन ही ले लेता हूं। गाइस, सबसे पहले तो इसमें क्लोरीनेशन जब कराओगे तो डिफरेंट हाइड्रोजन एटम जितने होंगे वो आंसर्स दे देंगे, डिफरेंट हाइड्रोजन। तो एक इधर से मिलेगा, एक इधर से मिलेगा, ये काउंट नहीं करोगे, एक इधर से मिलेगा और एक इधर से मिलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा CH2Cl, CH2, इधर H है, इधर CH3 है, इधर CH3, फिर इधर आएगा CH3, CHCl, इधर CH3, CH2, CH3 आएगा, फिर CH3, CH2, इधर CH3, इधर CH2, CH3, यहाँ Cl डाल दिया। फिर एक आएगा जब ऊपर वाले में जाएगा Cl। ये तो चार हो गए स्ट्रक्चरल। अब इसमें देखो कहीं कायरल तो नहीं है कोई, सो कायरल सेंटर देखो, इधर कोई कायरल सेंटर है क्या? तो कायरल सेंटर मेरे ख्याल से ये बन गया है ना, ये कायरल सेंटर बन गया। इधर जब देखोगे तो इधर वाले में कायरल सेंटर तो ये बन गया है। ये भी बन रहा है क्या? हाँ, ये भी बन रहा है। फिर इधर वाले में हाँ सर, जाओगे 2 तो है। कोई भी कायरल नहीं है। इधर वाले में अभी कोई भी कायरल नहीं है। तो जब ये तो इसका मिल जाएगा इनैंशियोमर, तो ये हो जाएंगे 2। इसमें 2 कायरल सेंटर्स मिले तो 2 to the power 2 लगा दो, 4 आ जाएगा। और इधर से 2 आ गए, तो 4 + 2 6 to 8, 8 आंसर होना चाहिए। देख लो। हाँ सर। हाँ सर। जो 26 क्वेश्चन है ना, उसको चाहिए तो आप अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि उसमें अभी कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट आएगी। आप कन्वर्ट करके बता दोगे फिशर प्रेडिक्शन की बेसिस पे कि ये क्या है। सर गेट इक्विप्ड में है अब डाउट्स। बोलो। सर क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, गेट इक्विपमेंट। ये है आइसोपेंटेन, CH3, CH, CH3, CH2, CH3। ठीक है, ये आइसोपेंटेन है। तो सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर्स बना लो। ब्रोमिनेशन कह रहा तो Br लगा देते हैं। इसमें क्या है, Br, CH2, बाकी एसएच रखने दो ऐसे। फिर इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, इधर आता है CH3, CH2, यहाँ Cl कर दो, है ना। फिर एक पॉसिबिलिटी बनती है ये वाली, CH3, यहाँ पर Cl लगा दो। सॉरी, बार बार मैं गलती से Cl लगा रहा हूँ, आप Br को सोच लेना। इधर CH3। तो बस तुमको केवल ये देखना है कायरल कार्बन कौन कौन सा। आइसोपेंटेन है ना, तो ये आइसोपेंट 1 2 3 आइसोपेंटेन सही तो बनाया मैंने। तो अब इसमें कायरल देख लो। तो ये कायरल है क्या? यस, इट इज कायरल। ये कायरल है तो इसका इनेंशियोमर भी मिलेगा, राइट। और फिर
इधर, हाँ इधर ये कायरल मिल रहा है, देखो ये कायरल मिल रहा है, कायरल कार्बन, तो इसका भी इनहेंसोमर मिल जाएगा, राइट। तो अगर एक मिनट, और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल इधर एक बनेगा, सॉरी, CH3 CH CH3 CH2 CHCl। तो उसने यही बोला है कि आपको 4 आइसोमर्स मिल रहे हैं अगर, तो 4 में एक ये और एक ये, 2 ऑप्टिकली एक्टिव हैं, लेकिन अगर 6 टोटल आइसोमर्स बोल रहे हैं तो आपका आंसर 4 कायरल आना चाहिए। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग और अच्छी सी होनी चाहिए, रादर देन सेइंग कि 4 मोनो ब्रोमो आइसोमेरिक डेरिवेटिव, वो स्ट्रक्चरल उसको बोलना चाहिए। यस ठीक है, सर, और वही डाउट था सर। विच क्वेश्चन यू वांट नेक्स्ट? समझा। सर 16th वन। हाँ सर 16 वाला। 16 क्या है? If specific rotation of glucose solution is repeated and that fructose minus 9 is involved to the specific rotation of the inward sugar. Chemical kinetics हो गया क्या तुम्हारा? हाँ सर। हाँ, तो केमिकल काइनेटिक्स में सुडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन पढ़ाते हैं, जिसमें वो बोलेंगे कि जैसे सुक्रोज आपने लिया है ना, उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको ग्लूकोज मिलेगा और फ्रुक्टोज मिलेगा। और फ्रुक्टोज। तो व्हाई डू वी से इन्वर्जन, मतलब यहाँ पर इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं? इसको हम इन्वर्ट शुगर बोलते हैं बिकॉज इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो करीब करीब 60 के आसपास रहता है प्लस में, ये यहाँ पर 52 डिग्री चला गया, ये -90, तो नेट रोटेशन इसका माइनस में चला गया ऑप्टिकल रोटेशन, तो प्लस से माइनस गया, इसलिए इसको इन्वर्ट बोलते हैं, इन्वर्जन हो जाता है, समझे कि नहीं? प्लस ऑप्टिकल रोटेशन से इफेक्टिवली माइनस हो गया, तो आप इसका इफेक्टिवली देखोगे तो 52 माइनस 92, ये बनेगा 40 डिग्री, वो भी माइनस का, लेकिन इसमें 2 मॉलिक्यूल से इन्वॉल्व है ना, तो पर मॉलिक्यूल अगर जाएंगे तो ये -20 डिग्री आ जाएगा। सर आपने ये -40 के बाद क्या किया, और एक बार बोल सकते हो? ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स है ना यहाँ पर, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 2 हैं, तो पर मॉलिक्यूल जाओगे तो -20 गिरेगा ना। हाँ सर। सर क्वेश्चन 34 में सी ऑप्शन। क्वेश्चन 34 का सी ऑप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी कायरल? हाँ, तो इसमें एक तो सल्फर से एंटर हो गया, विल बी कायरल, सी ऑप्शन है, सी तो एक कायरल ना। क्वेश्चन था कि कायरल अगर हमसे पूछते हैं कंपाउंड्स, तो डू वी हैव टू लुक फॉर कायरल कार्बन्स या ऑप्टिकली एक्टिव नेचर? चलो तुमको अभी एकदम क्लियर कर देते हैं। इफ क्वेश्चन सेज कायरल कंपाउंड और मॉलिक्यूल, तो पहले तो चेक करना है, चेक कायरल सेंटर, राइट, चेक कायरल सेंटर। अगर 2 है और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो मेजो चेक कर लो, राइट। अगर ये मेजो हो गया तो इनएक्टिव, बाकी सब में ये एक्टिव होगा। उसके बाद फॉर नो कायरल सेंटर चेक वो 6-7 एग्जाम्पल्स, अगर उनसे मैच कर गया तो कायरल, अदरवाइज नो कायरल, मतलब ए कायरल। समझ गए? सब क्वेश्चंस में यही मेथड लगा। तो जैसे ए 34 का ए देखोगे तो सल्फर है, साइट है, फिर बी वाले को देखोगे तो स्पेशल एग्जांपल से मैच करेगा, सी वाला कहीं बिलोंग नहीं करता, आंसर ए एंड बी हो गया, खत्म। यस सर, समझा।
सर एक सेकंड कॉपी कर लेते हम्म। सर राइट में आपने क्या बोला, मतलब नो कायरल सेंटर के लिए कहाँ पर बेटा? फॉर नो कायरल सेंटर चेक स्पेशल एग्जांपल्स, 6-7 स्पेशल एग्जांपल्स आई गिव लास्ट लेक्चर। पाइफिनाइल, सेलीन, वो सब चेक करना। पायरो। सर क्या सर आपका वॉइस क्रैक हो रहा है, बहुत समझ नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ स्पेशल एग्जांपल्स मैंने लास्ट लेक्चर लिखा है ना, उनको चेक करना है। अगर वो मैच किया तो ठीक, नहीं तो एक आएगा। अच्छा ठीक है सर, ओके। Any more doubts? सर 21 में भी डाउट था। 21 तो बहुत आसान है मैडम, सीधे सीधे नंबर ऑफ स्टीरियोसाइट्स पता कर लो। फाइंड साइट्स फॉर स्टीरियोआइसोमेरिज्म। तो रिंग के अंदर देखोगे तो डबल बॉन्ड जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। 7 कार्बन एटम्स है टोटल, तो नो ज्योमेट्रिकल फॉर दिस डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर एक कायरल कार्बन एटम है, उसको देखो। फिर इसका देख सकते हो, इसके अबाउट भी सिस ट्रांस आएगा, यानी एक साइड ये हो गई, एक साइड तुम्हारी ये हो गई यहां पर, और एक मेरे ख्याल से ऊपर भी डबल बॉन्ड है ये। तो एक साइड ये हो गई, यानी टोटल 3 साइड्स हो गई। 2 to the power 3, 8 आंसर। हाँ सर, ओके समझा। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर।